सब आ गए। अपने अब तक क्या अंग्रेजों को बंगाल से इंडिया में एस्टाब्लिश किया। 100 साल तक 100 ईयर्स के अंदर उनका राज जमा दिया, एक्सपेंशन कर दिया इंडिया के अंदर। अब क्या है कि वो राज करने लगे, मतलब रूल रूल करने लगे। रूल करने के बाद में क्या है, कंट्री साइड में उनकी पॉलिसीज का पीजेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ा। किसान लोग थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या पॉलिसीज थी उसमें। अपने क्या आगे नील विद्रोह यानी ब्लू रेबेलियन वगैरह और पड़ा। अब क्या है कि उनकी पॉलिसीज का ट्राइबल्स पर क्या प्रभाव पड़ा। ट्राइबल्स कौन, हु आर द ट्राइबल्स who don't follow the ब्राह्मणिकल संस्कार, जो आदमी से, मतलब जो जानवरों से यानी बंदर से जब आदमी बना तो कुछ संस्कार डाले गए। संस्कार उसमें शास्त्रों में क्या है कि 16 संस्कार हैं। जैसे मंत्रोच्चारण से वगैरह वगैरह। जैसे जन्म 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 का हो तो जन्म की बर्थ पार्टी पर मंत्रोच्चारण होता है। इवन कोई मरता है तो मंत्रोच्चारण होता है। शादी ब्याह होता है तो मंत्रोच्चारण होता है। तो ये क्या संस्कार हैं ये। तो नॉर्मल जो आदमी है, जो मतलब जो क्या है कि ट्राइबल्स नहीं है, वो इन 16 संस्कारों का पालन करता है। लेकिन जो इन ब्राह्मणिकल संस्कार से जो सेपरेट है, अलग है, उनके रिचुअल्स कल्चर्स अलग ही हैं। वो ट्राइबल्स, वो कहलाए ट्राइबल्स। दूसरी बात यह है कि जो ट्राइबल्स है इनके अंदर सोशल डिवीजन नहीं होता कि एक कोई सेठ है, एक मजदूर है, एक की जाति ऊंची है, एक की जाति नीची है। कहने का मतलब है देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन इन एनी वे, इकोनॉमिक, सोशल, कास्ट एक्सेट्रा। वो ट्राइबल्स हैं। और ज्यादा ये लोग रहते कहाँ, जहाँ जंगल होंगे, चाहे वो पहाड़ के जंगल हो चाहे मैदान के जंगल हो, वहाँ ट्राइबल्स रहेंगे। तो अब आ जाइए अपना जो लेसन का जो लेसन का जो नाम है, ट्राइबल्स, डिकूज एंड ए विजन ऑफ गोल्डन एज। ये 3 वर्ड है इस लेसन के नाम में। 3 नेम्स, 3 मतलब वर्ड्स है इसके। ट्राइबल्स कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे, अपने ट्राइबल्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। डिकूज कौन है, डिकूज कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पॉलिसीज क्या थी और ट्राइबल्स को कैसे प्रभावित किया। और विजन क्या है, गोल्डन एज का विजन क्या है। अब कोई क्या है कि ये सोचे कि राम का युग आएगा, हम सुख पाएंगे, सत्य युग, सतयुग आएगा, ये इस प्रकार की जो आपसी छीना झपटी समाज के अंदर है वो नहीं होगी और सब लोग शांति से रहेंगे। ये एक गोल्डन विजन हो गया ना, गोल्डन सोच हो गई ना ये। तो इस प्रकार का विजन इन ट्राइबल्स में कैसे आ गया, ये विजन ऑफ गोल्डन एज। तो पहले, सबसे पहले अपने क्या है, ट्राइबल्स को पढ़ते हैं। ट्राइबल्स को वो मैंने बताया ना, जंगल, जंगल प्लेन के हो चाहे आप किसी पहाड़ के हो, किसी के भी हो जंगल,
जंगल तो जंगल ही है, फॉरेस्ट। तो कुछ ट्राइबल्स के जो कास्ट है वो तो अंडमान निकोबार द्वीप तक, जो अब यदि हम काउंट करें तो 500 तक बैठेगी ये। लेकिन कुछ खास खास जो आपको देखनी है, सिर्फ और सिर्फ वही वही कास्ट है, वही ट्राइबल्स की कास्ट लिखी है मैंने। नागा, खासी, मुंडाज, संथाल्स, ओरेंस, गोंड्स, खोंड्स, बेगास, वन गुजर्स, गडीज, बकरवाल, लबाडीज। बस इतनी बहुत है, ज्यादा वो नहीं। इनको भी देख ले। ये सारी इंडिया से जहां जहां कई इलाके से एक मतलब ले ली गई है। तो अब इस एरिया, कौन से एरिया, इसका ग्राफिक बना दिया है मैंने कि इन जातियों, इन एसटी, जो इन ट्राइबल्स के जो नाम है वो आप नाम लिख लीजिए, कौन से एरिया में है वो लिख लीजिए, और इनकी एक्टिविटीज क्या थी। फॉरेस्ट के हिसाब से इनके पास जो रिसोर्सेज होते थे उसके हिसाब से पेरेंटल एक्टिविटी चल रही है इनकी। नाम लेते ही क्या है कि अच्छा वो लोग तो क्या है कि गोंद को इकट्ठा करते हैं, अच्छा वो तो सिल्क के कोकून जो है वो इकट्ठा करते हैं, अरे वो जूमिंग खेती करते हैं, वो तो ये फॉरेस्ट के पेड़ों को जला देते हैं, वो जो राख है उसका फर्टिलाइजर बना लेते हैं, और फिर 2-3 साल खेती करते हैं जूम, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ छोड़ी थी खेती वहाँ क्या है कि प्लांट उग जाते हैं वापस, उसको जूमिंग कहते हैं। अब एरिया देखिए आप, ये देखिए आप नागा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ जो ये नागालैंड है, ये नागालैंड, यहाँ नागा मिलेंगे हिल्स में। एक जाति है खासी, ये मेघालय में, यहाँ जो सबसे ज्यादा बरसात होती है भारत की, रेनफॉल, ये क्या है, खासी, ये खासी है। अच्छा, और कौन सी रही, हाँ ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ये इलाका, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये छोटा नागपुर है। ये सारे इसको नेचुरली छोटा नागपुर कहते हैं इसको। तो यहाँ ज्यादातर क्या है कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है इस छोटा नागपुर में, और इसी फॉरेस्ट में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जातियां रहती हैं, मुंडा, संथाल, ओरियंस, गोंड, गोंड्स, और इधर नीचे आ गई उड़ीसा, उड़ीसा में खोंड्स, यहाँ खोंड्स, और फिर ये नीचे आ गए आंध्र प्रदेश में लबाडीज, ये यहाँ लबाडीज, यहाँ खोंड्स, और ये मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया के अंदर आ गया बग्गास, बग्गास यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में बग्गास। ये अब क्या है कि इस एरिया में तो सारे में देख लिया आपने, एक करके ले लिया। अब आगे अपने चलते हैं पहाड़ों के जंगलों में, हिल्स फॉरेस्ट में। हिल्स फॉरेस्ट में क्या है कि जैसे वन गुज्जर है, ये पंजाब है ना, पंजाब की जो हिल्स वगैरह है यहाँ वन गुज्जर्स पाए जाते हैं। वन गुज्जर होते हैं, पाए क्या जाते हैं, कोई जानवर तो है नहीं, है तो आदमी। वन गुज्जर्स यहाँ पर, ये ऊपर ऊपर कश्मीर है, ये कश्मीर में क्या है, बकरवाल, कश्मीर में बकरवाल। ये हिमाचल आ गया, ये कुल्लू कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली में गड्डीज, यहाँ गड्डीज। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सारा इंडिया में एक आपको एरिया बताया। आप इसमें जो एरिया है वो लिख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये 2 जातियां,
छोटा नागपुर में ये 4-5, उड़ीसा में ये एक, सेंट्रल इंडिया में ये एक ले ली, पंजाब हिल्स, कुल्लू, कश्मीर और आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है कि इस प्रकार से अपने एरिया फिलअप कर लिया इनका सबका, इनका एरिया फिलअप कर लिया आपने। अब क्या है कि पेरेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो जातियां हैं, ट्राइबल्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट की, और छोटा नागपुर की जो ट्राइबल्स हैं, इनका धंधा है जूमिंग एग्रीकल्चर। जूमिंग एग्रीकल्चर खूब जानते हो आप कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि ये पूरा जंगल है, इस जंगल में यहां पर क्या है, पेड़ है, इनको जला दिया, इनकी जो एशेज बच गई, राख बच गई, उसको बिखेर दिया, वो फर्टिलाइजर बन गई, प्लेन हो गया, यहां खेती कर ली, यहां खेती कर ली, फॉरेस्ट साफ हो गया। और फिर क्या है कि 2-3 साल बाद में ये जो लैंड है ये खराब हो गई, यील्ड नहीं दे रही, तो फिर आगे वाले पैच में आ गए, इसको खत्म कर दिया, और यहाँ क्या है कि जंगल उग जाएगा। इस तरह से आगे चलते रहेंगे, जलाते रहेंगे। आया ना समझ में? इसको शिफ्ट हो गई ना ये एग्रीकल्चर, इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मीन्स जूमिंग एग्रीकल्चर। ये जो उड़ीसा वाले जो खोंड्स हैं और सेंट्रल इंडिया के बग्गास हैं, ये विंध्याचल पठार जो आता है उधर इस विंध्याचल साइड में, ये क्या है कि ये शिकारी है, हंटर्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरिंग। इनका काम क्या है? शिकार करना, मीट को इकट्ठा करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, साल है, महुआ है, और उनसे महुआ से क्या है कि दारू बनाना, मीट, ये आ गया ना, हंटर्स मीट, और डाई, रंगने वाले पौधे इकट्ठे करना, मेडिसिनल प्लांट्स है रंगने वाले, जैसे क्या पलासी के अंदर था ना पलाश, अंग्रेज इनको पलासी करते थे, पलासी वार, पलाश, कुसुम, इन पेड़ पौधों इनको इकट्ठा करना, कलर तैयार करना, ये काम इनके उड़ीसा वाले सेंट्रल इंडिया गैदरिंग हो गया। अब आइए, जो पहाड़ों के ऊपर है, न तो वह प्लेन है लेकिन जंगल तो है ना, तो वो क्या है, केटल्स को वहां चराते रहते हैं, शीप्स गोट्स वगैरह को चराते रहते हैं, और उनसे भेड़ों से क्या है, जो वूल है वो बेचते रहते हैं। तो जैसे वन गुज्जर्स है, वन में रहने वाले पंजाब हिल्स में वो शीप्स चराते हैं, गडीज कुल्लू के शिप, ये सारे कश्मीर, कुल्लू, मनाली, पंजाब हिल्स वाले जो भी है, ये सब क्या है, आंध्र प्रदेश में लबाडीज, ये भी वहाँ बड़ी हिल्स है, तो वहाँ भेड़ बकरियां चराते हैं, वहां से जो ऊन मिलती है बढ़िया, पश्मीना वगैरह ऊन नाम लेते हैं ना कश्मीर वाली, ये वन गुजर जो भेड़े चराते हैं, शीप चराते हैं, वही होते हैं ये हर्डिंग एनिमल्स। ये इनके पारंपरिक धंधे, पेरेंटल एक्टिविटीज है, कि कोई जूमिंग खेती कर रहा है, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा कर रहा है, कोई एनिमल हर्डिंग कर रहा है। ये बातें होगी आपकी किसके बारे में? ट्राइबल्स के बारे में। अब आइए, व्हाट डू यू मीन डिक्कू? जो हेडिंग है इस लेसन का, जिस पर क्या लिखा है, डिक्कूस, डिक्कू नहीं है, डाकू से याद रह जाएगा। अब डिक्कू कौन है? डाकू, अरे भाई अंग्रेज, ब्रिटिशर्स को ये ट्राइबल्स क्या है, डिक्कूज कहते थे, कि डाकू है और हमारा जो सब कुछ लूट लिया इन्होंने, हमारा कल्चर लूट लिया, हमारी जो अर्निंग्स है वो लूट ली, हमारी जो लिवलीहुड्स है वो लूट ली, ये डिक्कूज है। तो इन ट्राइबल्स को
डिकूज से क्या प्रॉब्लम्स हुई? डिकूज से अब ये दूसरा पैरा देखिए आप, प्रॉब्लम्स फॉर डिकूज। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आप फिलअप करते जाइए यहाँ क्रम से, सीरियली, ताकि आपको याद रहे। और वहाँ जो ट्राइबल्स का जो हेड होता है वो सिर पर वगैरह वगैरह कुछ गोल्ड सोना और लगा के इस तरह से वो बैठा देते हैं, कि फिल्मों विल्मों में देखा होगा, बस उसी की चलती है। वो उस ट्राइबल्स का हेड है, यानी अथॉरिटी है। तो अब क्या है कि अथॉरिटी कौन हो गए? ब्रिटिशर्स। डिक्कू हो गए अथॉरिटी। तो डिक्कूज के कारण क्या है कि लॉस्ट ऑफ अथॉरिटी, यहां लिख लीजिए लॉस्ट ऑफ अथॉरिटी। कौन? ट्राइबल्स के जो हेडमैन और थे वो अपनी अथॉरिटी खो बैठे, मतलब ताकत उनकी अब तो ताकतवर कौन? ब्रिटिशर्स। इधर क्या है कि ब्रिटिशर्स डिक्कू भी डिक्कू भी ये चाहते थे कि आप रेवेन्यू दो। अब वो रेवेन्यू कहाँ से देंगे? इनके तो धंधे ही ऐसे घुमंतु धंधे हैं। कहाँ से जाओगे? रेवेन्यू लेने जाओगे, बोले कल तो थे ही आप, आज कहाँ गए? पता नहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। तो रेवेन्यू कैसे आए इनसे? मतलब कहने का मतलब खून की आखिरी बूंद भी ले लो। रेवेन्यू और टैक्स कैसे आए इन ट्राइबल से, ये सोचते रहते थे कि रेगुलर रेवेन्यू कैसे आए इस जूमिंग से, इससे भी टैक्स लेना चाहते थे। हाउ कैन वी रिकवर द रेवेन्यू, एक रेगुलर रेवेन्यू बाय रेगुलर पैटर्न्स फ्रॉम जूमिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहां पर लिख लीजिए जो प्रॉब्लम्स डिकूज के कारण प्रिवेल कर रही थी, उन प्रॉब्लम्स का अपने जिक्र कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं हमें, ठीक है। हाँ, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ट्राइबल्स के लिए कि ये तो भाई वन मानुष है, ये तो वन मानव है, वन में रहने वाले, फॉरेस्ट में विचरण करने वाले, शहर में तो आते नहीं है। तो इनका खाना पीना लिवलीहुड तो क्या है कि बस वो फॉरेस्ट ही है इनका तो माँ बाप। लेकिन क्या है कि फॉरेस्ट लॉज लागू कर दिए डिकूज ने, और बोला ये फॉरेस्ट जो है ये स्टेट प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे बाप की नहीं है, पेरेंटल नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की है ये। अब समस्या होगी, पहले तो फ्रीली घूम लेते थे इधर उधर, अब करे क्या ये? तो बिल्कुल कड़ाई से ये फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिए। लेकिन हुआ क्या है कि उस समय पैरेलल क्या है कि रेल बिछाई जा रही थी, रेल के बीच में क्या है कि इस प्रकार से वुडन, जो दो लाइन के बीच में इस तरह से वुडन के स्लीपर लगाए जाते थे इस तरह से, ताकि वो लाइन सेट रहे, बैलेंस में रहे, रेल चली जाए तो कोई दिक्कत ना हो। आजकल तो आयरन के लगाने लगे स्लीपर, तो इस तरह से स्लीपर लगाते हैं। तो उसके लिए क्या है, फॉरेस्ट से टिम्बर चाहिए और उन लाइनों को बिछाने के लिए लेबर चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने उनको लालच दिया कि आप जंगल के अंदर एक निश्चित पैच के अंदर यू कैन वांडर हेयर एंड देयर एंड कलेक्ट योर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एंड यू मे डू योर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बट हमें आप क्या है कि रेलवे स्लीपर दोगे, हमें आप मतलब लेबर के रूप में यहाँ काम करोगे, तो हो गया ना, इनके जीवन में तो, लाइफ में तो एंट्रेंस होगी ना डिक्कू की, इनका लाइफ तो बिगाड़ दिया ना। इधर क्या है कि मनी लैंडर्स थे, वो भी कम नहीं थे। वो मनी लैंडर ये अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट शहर में जाते थे बेचने के लिए, तो उनको पैसे उधार ले आते थे वहां मनी लैंडर से, या वो मनी लैंडर खुद उनके वहां जंगलों में जाके उनको उधारी दे देते थे। और हाईएस्ट ब्याज की रेट पे, इनको समझ में ही नहीं आता था क्या है क्या नहीं। मनी लेंडर क्या है, पैसा लेता ही रहता था इनसे। दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स।
ड्यू टू द डिकूज के कारण के एक मनी लेंडर भी अंदर इनसे ब्याज व्यवहार करने लग गए, बड़ी समस्या हो गई। मिडिल मैन जो है बड़ा प्रॉफिट कमा रहा था। मिडिल मैन का मतलब है कि एक संथाल जाति है वो जो छोटा नागपुर में, वो क्या है कि जो रेशम के शहतूत के वृक्ष है वहाँ कोकून होते हैं, रेशम के कीड़े, उनसे धागे बनते हैं। तो वो क्या है कि संथाल इकट्ठे करते थे उन पेड़ों से। तो ये जैसे वहाँ हजारीबाग नाम का शहर है, हजारीबाग में ये संथाल इकट्ठा करके ले जाते थे, काउंट करवाते थे। 1,000 कोकून के 3 या 3 और 5 रुपीज दे देते थे संथाल को। और फिर वो ही क्या है कि वो मिडल मैन जो होता था, व्यापारी होता था, इन कोकून्स को लेकर गया जी जाया करता था। और वहां ये 3 रुपये और 5 रुपये वाले जो है 50-50 रुपये में बेचते थे। तो प्रॉफिट का एक वास्ट गैप कौन ले लेता था? मिडिल मैन। ये ड्यू टू द डिक्कूज, क्योंकि डिक्कूज को ही वो कोकून चाहिए थे, रेशम के कपड़े वहां यूरोप के अंदर। तो इसी प्रकार से जो नई इंडस्ट्री आ गई थी, माइनिंग है, अपने फसलों में जो प्लांटेशन है, टी का है, जूट का है, और नीले रंग के लिए इंडिगो का है, प्लांटर आ गए थे, प्लांटेशन करने लग गए थे। तो उसमें लेबर कहाँ से है? लेबर ट्राइबल्स। तो इनका जो नेचुरल जो जीवन था वो बिगाड़ के रख दिया एंडिकूज ने। जब ये सोचने लगे यार ये क्या हुआ हमारे साथ, इंडिकूज ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, इनकी पॉलिसीज ने हमारे साथ क्या मजाक कर दिया, लाइफ वो क्या कहते हैं ये बिहार में भोजपुरी फिल्मों में, लाइफ तो खराब कर दी, झंडुआ कर दी। तो क्या हमारी डिकूज ने तो लाइफ जो है बेकार कर दिया है लाइफ, इनकी पॉलिसीज ने। और इनकी पॉलिसीज के खिलाफ फिर रिएक्शन देने लग गए, वो विद्रोह करने लग गए। वो जैसे इंडिगो पीजेंट्स ने भी विद्रोह किया था ना पॉलिसीज का, वैसे ही क्या है कि ये विद्रोह करने लगे। अब काला काला नाम की एक जाति थी, काला, इन्होंने भी रेबेलियन किया अंग्रेजों के खिलाफ। संथाल जो, जिनको क्या अंग्रेज संथाल और मुंडा को सही मानते थे कि ये सेटल होना चाहते हैं, ये जूमिंग पर डिपेंड नहीं करना चाहते, इनको सेटल करो ताकि अपनी रेगुलर रेवेन्यू लेवे, इनको सही मानते थे। वो मुंडा और संथाल को वो सिविलाइज्ड मानते थे कि दे आर मोर सिविलाइज्ड देन खोंड गोंड, इनसे ये गुंडों से ये ज़्यादा थोड़ा ठीक है, ये सिविलाइज्ड है, कल्चरल है। लेकिन फिर भी संथाल ने भी विद्रोह कर दिया। एटीन 1855 गदर से पहले, 57 में हुआ था ना गदर, 1855 2 साल पहले गदर कर दिया। बस्तर रीजन जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, छोटा नागपुर में बस्तर, जहां सारे नक्सली भरे पड़े हैं और जहां वायलेंस होता रहता, आपस में मारते रहते हैं नागरिकों को, पुलिस थानों को, पुलिस को मुठभेड़ें चलती रहती हैं। बस्तर रीजन के अंदर क्या है कि वहां जितने भी वो थे ट्राइबल्स, 1910 में वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। वर्ली, बॉम्बे में जाओगे तो वर्ली एक नाम सुनोगे आप, वर्ली वर्ली के नाम से ही एक ट्राइबल है महाराष्ट्र में। उसने लेटेस्ट आज़ादी के समय 1940 में रेबेलियन कर दिया। तो विजन ऑफ गोल्डन एज में एक तो आप पढ़ोगे क्या, ये रेबेलियंस, ये कब कब कौन कौन सी जाति ने किया, ये लिखा, मैंने लिख दिया इसके अंदर।
दूसरा जो एस्पेक्ट है विजन का, गोल्डन एज का, वो नाम आता है निकल कर लीडर का, बिरसा मुंडा। ये मुंडा ट्राइबल्स से था बिरसा। और ये 18 ये बिरसा जो है 1870 के मिड में पैदा हुआ था, क्योंकि इनकी कोई जन्मपत्री तो है नहीं एक्यूरेट शार्प डेट बता दे। 1870 के मिड में पैदा हुआ। एक गरीब फादर था, गरीब, मतलब गरीब परिवार में, बोहंडा में, बोहंडा परिवार में, वहां पर बिरसा पैदा हुआ। मुंडा उसकी जाति। ये बस कैटल हर्डिंग किया करता था, जैसे कृष्ण भगवान गायें चराया करती थी, वो वैसा ही सांग किया करता था, वैसा ही अपने आप को थोड़ा सा कृष्ण का, मेरे अंदर क्या है, थोड़ी कृष्ण की वो है। वैसे बांसुरी बजाना, गायों को इकट्ठा करना, गायों को बांसुरी से इकट्ठा कर लेना, चरा लेना, गायों को ऑर्डर देना, गायें भी इसकी ऑर्डर को मानती थी बिरसा की। तो लोग सोचने लगे यार, वास्तव के अंदर वो आदिवासी, जो भी किसी भी जाति का आदिवासी, वो सब जानने लगे इसको कि इसमें हो ना हो कोई कोई न कोई पवित्र आत्मा का वास है इसमें। जैसे होता है ना, ये अभी एक वो फिल्म आई, वो जंगल, कांतारा। कांतारा जंगल है, उसके अंदर वो एक देवता, और शिवली क्या, पता नहीं क्या देव का नाम है। वैसे ही बिरसा को वो ट्राइबल्स मानने लगे कि इसमें देव आते हैं, ये आते हैं, लॉर्ड कृष्णा की तरह से। बिल्कुल वैसे की वैसे एक्टिविटीज हैं इसकी। और उसकी वो मिशनरीज में भी दो एक साल गए। मिशनरी जो क्रिश्चियन जो धर्म बदलते हैं पढ़ाकर पैसे देके, उसमें भी वो रहा 2 साल तक, मिशनरीज के पास भी रहा। मिशनरीज ने कहा कि आप ईसाई बन जाओगे तो आपकी गोल्डन एज क्या है कि अपने आप आ जाएगी, सतयुग अपने आप आ जाएगा। आप पहले ईसाई बनो, क्रिश्चियंस बनो। वो वैष्णवों के पास भी गया, माला गले में रखता था, माला जपता, नाम जप करना। वैष्णव गुरु के पास भी कुछ टाइम उसने स्पेंड किया, और सुधार भी किया इसने। मुंडा जो सोशल रिफॉर्मेशन भी किया इसने अपने कास्ट में, मुंडा में, कि शराब मत पियो, शराब नहीं पिएंगे, छोड़ दीजिए शराब। विच क्राफ्टिंग आदिवासी में होता है ना, इस तरह से को मंत्र वगैरह बोल के, अरे इसमें तो डायन आ गई, ये डायन है, ये डायन है, ये खा जाएगी, ये कबूतर बना देगी, ये वैसे भेड़ बना देगी, वैसे। ये विच क्राफ्टिंग का जो काम है, ये छोड़िए आप। सॉर्सरी छोड़िए आप। ये जो प्राचीन जो भूत प्रेत वाली जो बातें हैं, इसको भी छोड़िए आप। आप याद करें कि ये जब छोड़ोगे तो आपको क्या है, गोल्डन एज आएगी वापस। गोल्डन एज का मतलब कि सतयुग विल रिटर्न, द एज ऑफ ट्रुथ, एज ऑफ ट्रुथ, सत्य, ट्रुथ एरा विल रिटर्न। किसने कहा? मुंडा ने, जो बिरसा मुंडा था, बिरसा ने। और क्या है कि उसने मूवमेंट मूवमेंट जो है स्प्रेडेड कर दिया वहां जंगलों में, और सारी जगह ये हो गया कि सतयुग मुंडा राज से आएगा, मुंडा लीडर होगा उस सतयुग का, बिरसा लीडर होगा। सारी जगह फैलने लग गया। वो जो भी गोरे या छोटी पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, इनकी पिटाई करने लगे, मारने लगे। ये 1895 में बिरसा मुंडा को क्या किया कि अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, कि सतयुग कौन ला रहा है, उसको अरेस्ट कर लो। तो बिरसा, उसको अरेस्ट कर लो। 1895 में बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर 2 years। 95 + 2 मतलब 97। 97 में वो बाहर आता है जेल से। कौन? बिरसा मुंडा बाहर आता है, और आफ्टर 1897 वो क्या करता है कि इस मूवमेंट को फैला देता है और स्प्रेड कर देता है तेजी से। और हर कहीं भी क्या है कि एक निशानी हो जाती है मूवमेंट की, व्हाइट फ्लैग।
सफेद झंडा। और जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी सिंबल हो, थाना तहसील, जो भी फॉरेस्ट वगैरह, चौकियां वगैरह, जो भी फौज वोज सारे, उस पर वो अटैक करते थे। इस प्रकार से बिरसा मुंडा ने रेबेलियन को लीड किया। लेकिन दुर्भाग्य से, बैड लक, ये क्या है कि 19 में इसके कोलेरा हो गया। क्या हो गया? कोलेरा हो गया, हैजा। कोलेरा से डेथ हो गई। समझ में आया ना बात? कोलेरा से उसकी डेथ हो गई और मूवमेंट की भी डेथ हो गई। तो ये गोल्डन एज का विजन, उसमें एक ट्रेनिंग तो दे गया वो कि डिकू को हटाना है। समझ में आ गई बात? अब क्या आएगी, अपने कल नया टॉपिक लेंगे, जोरदार होगा वो।